हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन और उसके बाद हमारे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही लंबा एक लेक्चर सीरीज लेके जाता हूँ, बहुत ही डिटेल्स में कराता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में देता हूँ एक एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए। लेकिन ये मैं इसलिए कराता हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज़ में डिटेल्स में आप लोग समझ पाए। जब एग्जाम करीब आएगा आप लोग को, अब मैं अगर चाहता हूँ तो एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ ऊपर ऊपर से बोल के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक चैप्टर में जितना डिटेल्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी तो ये एग्जाम के लिए वन शॉट लेक्चर तो नहीं कर रहे, अभी हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, थ्योरी सीख रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल्स अलग अलग लाता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आप लोग सब कुछ मांग चाहिएगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग चाहिए कि 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स का लेक्चर में सब कुछ आप सर दे दीजिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ हर एक क्लास में जितना डिटेल्स में करवा पाऊँ। आपको मैं ये भी गारंटी, जब मैंने बैच शुरू किया था बोला था ये वाला क्लास में जो हो रहा था उस क्लास का नोट्स अगर पढ़ के जाएंगे तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो मैं वैसे ही अपना लेक्चर डिजाइन करता हूँ कि आप लोग हर एक क्लास अगर अच्छे से देखते हैं तो उसके बाद आप लोग एग्जाम में फंसेंगे नहीं। इसलिए क्लास का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारा लेक्चर्स आ जाता है एक एक टॉपिक में, लेकिन अलग अलग लेक्चर्स आता है तो कोई भी लेक्चर रिपीटेटिव नहीं है। आप देखना हर एक लेक्चर में मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ाता हूँ, कोई भी एक चीज़ को मैं दूसरे दिन करके वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में हर एक चीज़ मर कहाँ से आ रहा है हर एक चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को इतने डिटेल्स में कराता हूँ। लेकिन मैं चाहता तो कर सकता था एग्जाम का पहले मैं वन शॉट वीडियो कराऊंगा एग्जाम का पहले, लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अब इस थ्योरी को सीख रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से नहीं सीखे, ऊपर ऊपर से करके आगे बढ़ गए, तो आप लोग फिजिक्स के फील्ड में या साइंस के, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, साइंस चूज किए, ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए साइंस पढ़ने से आप लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हर एक चीज़ को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बेस क्लियर नहीं हुआ, आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये बातें बोलना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। फिर चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा आज होगा एटम्स एंड न्यूक्लियर का क्लास नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी का हमने इक्वेशन पढ़ा था, एक्टिविटी, वहाँ से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे क्लास नंबर 7 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होता कैसे है। सो हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारे अगर हाइड्रोजन और यूरेनियम का बात बोलूं, हाइड्रोजन का 1H1 का बाइंडिंग एनर्जी होता है कितना बोलिए तो नियर अबाउट 1.1 MeV, और यूरेनियम 235 का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है बोलिए तो 1800 MeV। इन लोगों का बाइंडिंग एनर्जी ये होता है। तो एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा मास नंबर बढ़ने से हमारा क्या होता है, मास नंबर इंक्रीज के साथ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है। सो वी सी दैट बाइंडिंग एनर्जी increases with increase in mass number, with increase in मास नंबर जितना बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी उतना बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एक चीज, पहले साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि जिसका मास नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इनिशियली it was considered nuclei having higher mass number is more stable, ये पहले सोचा गया था, लेकिन बाद में देखा गया एक्सपेरिमेंटली, लेकिन बाद में लेटर अगर मैं आप लोग एग्जांपल से करूं, लेटर फॉर एग्जांपल 56 आयरन का एटॉम मास नंबर 56, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है इसका होता है 492 का करीब होता है MeV, और यूरेनियम का तो मैं ऊपर लिख के रखा हूं 235 का 1800 MeV। तो हम लोग देख रहे हैं यूरेनियम का तो बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर दोनों आयरन से ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग देखने अच्छे से देखें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है बोले तो ये वाला एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि आयरन इज मोस्ट स्टेबल। एक्सपेरिमेंटली it was found that iron 56 is more stable।
तो ये यहाँ से हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट आया कि मास नंबर या ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी का होने से ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब ज़्यादा मास नंबर है, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, इसलिए स्टेबल होगा, ये फैक्टर नहीं है। तो एटॉम या न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी किससे डिफाइन होगा? सो देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियाई डिपेंड्स ऑन, क्या बोलिए तो, नॉट बाइंडिंग एनर्जी, डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये है उसका फॉर्मूला। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा उसका क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। आप लोग देखेंगे आयरन का अगर हम लोग देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आयरन का अगर हम लोग देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कितना होगा बोलिए तो? 492/56। और यूरेनियम का अगर देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो वो क्या होगा? 1800/235। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगा, एक मिनट मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बोल देता हूँ कितना हो रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ सो पहला वाला का अगर देखूँ मैं 492/56 कितना हो रहा है? देखिए ये वाला हो रहा है 8.78 MeV पर न्यूक्लियन, और इसका अगर देखेंगे कितना हो रहा है? 1800/235, देखिए कितना हुआ? 7.65 MeV पर न्यूक्लियन। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि यूरेनियम का हो सकता है, यूरेनियम का हो सकता है कि उसका मास नंबर ज़्यादा है, उसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन से कम होता है। इसलिए हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल है? इसलिए हमारा मोर स्टेबल है आयरन। यूरेनियम ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस चीज़ को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ूंगा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के साथ एक हमारा कर्व देखेंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। सो देखिए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व हम लोग सीखेंगे। तो कैसे हो रहा है समझ गए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी देखिए हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। देखिए सो ये कर्व भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए इस तरफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इस तरफ क्या है? इस तरफ है मास नंबर, इस तरफ है मास नंबर A। सो यहाँ पर जब हम लोग ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखा गया कि ये तो ऑरिजिन है, यहाँ से पहले ग्राफ शुरू हुआ, पहले थोड़ा सा स्टीफ राइज हुआ, फिर थोड़ा फॉल हुआ, फिर स्टीफ राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर स्टीफ राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर ऐसे करके हमारा ग्राफ चला गया। जब हम लोग यहाँ से ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एलिमेंट मिलता है ना, ये वाला क्या है बोलिए तो? ये वाला आयरन Fe56, क्योंकि आयरन इज मोस्ट स्टेबल। तो ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर आयरन, और एकदम यहाँ पर जो एलिमेंट है ये वाला क्या है बोले? यूरेनियम, यूरेनियम 235। इसके बाद से जो भी है वो अनस्टेबल है। सो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसा करके चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा हमारा हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, ऐसा करके ग्राफ हमारा चलता है। तो ये जो ग्राफ हमारा चल रहा है, ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। सो इस ग्राफ से हमें बहुत सारा कुछ कंक्लूजन मिलेगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा? देखिए सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा जो जो एलिमेंट्स, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, जो जो एलिमेंट्स का मास नंबर 50 से लेके 80 के बीच में होता है, 50 से लेके 80 के बीच में होता है, उन लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओवरऑल कम होता है। ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियर अबाउट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। इसलिए ये सब जो एलिमेंट्स होता है, ये सब एलिमेंट्स क्या होता है? स्टेबल होता है। और इसके अंदर जो आयरन का तो हम लोग ऑलरेडी देखे, आयरन का हमारा आया थोड़ी देर पहले, आप लोगों को दिखाया निकाल के। आयरन भी यही इसी के बीच में आता है, 50 से 80 के बीच में आयरन होता है मोस्ट स्टेबल। तो 50 से लेके 80 जिन लोग का मास नंबर है वो लोग क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर तो आयरन का हमने ऑलरेडी बताया था, 56 आयरन मोस्ट स्टेबल। हमारा सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है? आयरन का न्यूक्लियाई है मोस्ट स्टेबल। इसके बाद क्या होता है?
जिन लोग का मास नंबर ग्रेटर देन 80 होता है तो ये लोग क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज न्यूक्लियाई। और लार्ज न्यूक्लियाई होने के बाद ये क्या होता है, ये लोग बहुत ही अनस्टेबल होता है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो इन लोग को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग अपने आप पे ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ये जो बड़ा न्यूक्लियाई होता है वो खुद ब्रेक डाउन कर जाता है, जो बड़ा मतलब यूरेनियम के बाद से जो भी जा रहा है वो बहुत ही क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। और ब्रेक डाउन होता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोला जाता है फिजन। तो ये सब जो एलिमेंट्स है ये स्टेबिलिटी करता है, स्टेबिलिटी बाय न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, FISSION, बाई न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए जो एलिमेंट्स मास नंबर ज़्यादा होता है, 80 से ज़्यादा होता है, बड़ा न्यूक्लियाई, वो लोग स्टेबिलिटी होता है बाई न्यूक्लियर फिजन। अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कैसे होता है। और जो एलिमेंट्स का मास नंबर लेस देन क्या होता है बोलिए तो 50, लेस देन 50, वो लोग क्या लाइटर न्यूक्लियाई है। लाइटर न्यूक्लियाई क्या होता है, तो लाइटर न्यूक्लियाई जो होता है, लाइटर न्यूक्लियाई भी बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब नियर अबाउट इन लोग का 1.1 MeV के आसपास ऐसा रहता है, मतलब नियर अबाउट इस रेंज में रहता है। तो ये लोग स्टेबिलिटी होता है कैसे, दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन कर जाता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई, पेन भी गिर जा रहा है, दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन कर जाता है। तो ज्वाइन करने के बाद वो लोग स्टेबल होता है। वो जो ज्वाइन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो ये लोग क्या करता है, स्टेबिलिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। तो समझ गए फिजन और फ्यूजन कहाँ से आ रहा है। तो इन सबको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देता तो समझ नहीं पाते। तो ये वाला पूरा कर्व को समझिए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या है, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। तो समझ गए कहाँ से फ्यूजन का जन्म हुआ, कहाँ से फ्यूजन का हुआ। जो हेवी न्यूक्लियाई है वो लोग क्या करते हैं, फ्यूजन करता है। जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, फ्यूजन करता है। समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ गए। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट, आई होप। सो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग सर करेंगे फ्यूजन और फ्यूजन तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो रेडियो एक्टिविटी तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी रियल लाइफ में काम कहाँ आता है सर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि हर एक चीज़ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, साइंस हमारा लाइफ इजी करता है। तो रेडियो एक्टिविटी का कुछ यूजर्स होगा, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यूजर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ेंगे। यूजर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूजर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो यूजर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल यूज, क्योंकि मेडिकल यूज साइंस का प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मेडिकल यूज में। तो रेडियो एक्टिविटी का वजह से हम लोग यूज करके कैंसर का जो सेल्स होता है उसको हम लोग मार पाते हैं। जो हमारा कैंसर का जो हमारा केमोथेरेपी जिसे बोलते हैं, तो केमोथेरेपी से हम लोग उसको मार पाते हैं। सो रेडियो जैसे इनिशियली क्या होता था, इनिशियली अल्फा पार्टिकल से भेजा जाता था, फिर गामा डी के आया। तो अभी जो होता है कोबाल्ट, देखिए मतलब मेडिकल यूज से क्या होता है, गामा रेडिएशंस, जो रेडियो एक्टिविटी से जो गामा रेडिएशन निकलता है, आर सेंड टू किल कैंसरस सेल। जो कि कैंसरस सेल है उन लोग को गामा रेडिएशन से मारा जाता है, गामा रेडिएशन से मारा जाता है। तो ये कैसे होता है, ये गामा रेडिएशन जो है कैंसरस सेल को अटैक करता है और उस सेल को वहां से मार देता है। तो ये कौन से एलिमेंट से निकलता है, तो अभी कोबाल्ट 60 न्यूक्लियाई से ही अभी हम लोग का गामा रे लिया जाता है, गामा रे इज कलेक्टेड। तो ये अभी कोबाल्ट का सैंपल से गामा रे कलेक्ट करके बॉडी में भेजा जाता है और कैंसरस सेल को मारा जाता है। यही जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी। नाम सुने हैं ना केमोथेरेपी। भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन जब भी कैंसर होता है तो हर एक को केमोथेरेपी लिया जाता है। सुने ना, कैंसर होने से जब केमोथेरेपी लिया जाता है बाल उठ जाता है, शरीर से जितना बाल है सब निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, इसी रीजन से निकल जाता है, क्योंकि ये गामा रेडिएशन जो है जब अटैक करता है हमारा बॉडी का सेल को मारता है, तो बहुत क्या होता है वहाँ पर, मतलब बहुत ही वहाँ पर क्या होता है, सेल को मार दे रहा है। समझ पा रहे हैं, बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसी रीजन से इसका एक साइड इफेक्ट है कि शरीर में जितना भी बाल है सब बाल उठ जाता है। समझ पा रहे हैं, मेडिकल यूज हुआ। फिर और कहाँ पर यूज होगा, एज ऑफ अर्थ। हाँ, एज ऑफ अर्थ। तो आप लोग एक चीज जानेंगे कि हम लोग फॉसिल से कोई भी फॉसिल कितना पहले का था वो हम लोग जानते थे कार्बन डेटिंग से। एक चीज देखिए,
अर्थ का एज और कोई भी फॉसिल या कोई भी हड्डी का एज निकालना थोड़ा अलग है। क्यों बोलिए तो, क्योंकि अगर हमारे पास कोई फॉसिल मिल गया, कोई हड्डी मिल गया, डायनासोर का हड्डी मिल गया, तो वहां पर हम लोग कार्बन डेटिंग से करते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग है, हम लोग के अंदर भी, हम लोग भी जीवित है, हमारे अंदर क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो आज से 100 साल 200 साल बाद अगर मेरा कोई बॉडी किसी को मिले या किसी जानवर का बॉडी किसी को मिले, उसके अंदर क्या रहेगा, पहले जब इनिशियल स्टेज में था उसके अंदर 100% कार्बन था। अभी वो जानवर मर चुका है, तो अभी 100 साल बाद उसके अंदर 20% कार्बन अगर उन लोग को मिलता है, तो वो लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि इतना दिन से जो कार्बन डीके हुआ, तो कितना साल तक ये वाला 80% डीके हुआ, वहां से वो लोग साल कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन अर्थ का तो ऐसा नहीं है, कोई रॉक्स का तो ऐसा नहीं है, कोई मिनरल्स का तो कोई कार्बन नहीं रहता है, तब उन लोग का एज कैसे कैलकुलेट होगा? तो उन लोग के लिए यूरेनियम डेटिंग किया जाता है, और यूरेनियम डेटिंग है एज ऑफ द अर्थ। तो देखिए, देखा गया एनी सैंपल, कोई भी सैंपल ऑफ यूरेनियम, कोई भी सैंपल या कोई भी यूरेनियम का कोई भी और contains some lead in it, some lead 206 Pb in it। मतलब कोई भी यूरेनियम का कोई भी ओर होगा, कोई भी मिनरल होगा, उसके अंदर लेड का सैंपल होगा। क्यों बोलिए तो, कि यूरेनियम खुद अल्फा बीटा डीके करके क्या करता है, लेड बन जाता है। एस इन ए सैंपल uranium 235 decays to form lead। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हम लोग बोल पाएंगे कि अगर कोई भी सैंपल में हम लोग देखें कितना % लेड बाकी है, कितना % यूरेनियम बाकी है, वहीं से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा इस चीज का, कोई भी चीज का एज कितना है। मतलब कोई भी सैंपल अगर हम लोग अर्थ से मिलता है, उस सैंपल में यूरेनियम का एक ओर है, जैसे पिच ब्लेंड यूरेनियम का ओर है, UO2 पिच ब्लेंड यूरेनियम का ओर है, तो यूरेनियम का ओर में कितना % हमारा लेड बाकी है, उससे देख के कितना % यूरेनियम बाकी है, कितना % लेड प्रेजेंट है, वहां से कैलकुलेट करके हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं एज ऑफ द अर्थ। सो बाई calculating the amount of lead present in a uranium, मतलब एक यूरेनियम सैंपल में इनिशियली 100% यूरेनियम रहता है, तो धीरे धीरे उस सैंपल में धीरे धीरे यूरेनियम कमता है, लेड बढ़ता है। तो हम लोग जब भी उसी सैंपल में कितना लेड प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ही हम लोग वहां से एज निकाल सकते हैं, कितना लेड, इतना लेड आने में कितना साल लगता है, हम लोग को लेड का हाफ लाइफ पता है। सो बाय कैलकुलेटिंग द लेड प्रेजेंट इन यूरेनियम सैंपल वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ अर्थ। ऐसा हम लोग एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते हैं। तो देखा गया इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रफली हमारा अर्थ का जो एज है वो कितना आता है, 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स। तब कोई लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कोई लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, इसलिए कार्बन डेटिंग से हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि अर्थ कब पैदा हुआ। लेकिन तब क्या था, रॉक्स था, मिनरल्स था, तो वहां पर कितना यूरेनियम प्रेजेंट था, कितना लीड अभी प्रेजेंट है उस रॉक के अंदर, वहां से हम लोग कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि हमारा एज ऑफ अर्थ क्या होता है। समझ पा रहे हैं? तो बाय यूरेनियम डेटिंग वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ अर्थ। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लिविंग थिंग का हम लोग, कोई लिविंग फॉसिल का अगर एज करना चाहते हैं, पहले वो जिंदा था, तो उसको हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग। कोई नॉन लिविंग थिंग का जब हम लोग उसका एज डिटरमाइन करना चाहते हैं, तब हम उसका करते हैं यूरेनियम डेटिंग, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूरेनियम में कितना अमाउंट ऑफ लेड प्रेजेंट रहता है, उससे कैलकुलेट करके हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका एज निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यह है एज ऑफ द अर्थ। इसके बाद और क्या यूज है उसका, लुमिनेसेंट पेंट। मतलब देखना, आप लोग देखना, कुछ कुछ घड़ी होता है या रेडियल होता है कि रात में भी दिखता है, अंधेरे में भी दिखता है, तो उसको बोलते हैं लुमिनेसेंट पेंट। तो लुमिनेसेंट पेंट, लुमिनेसेंस मतलब क्या है, लुमिनेसेंस मतलब लाइट। लुमिनेसेंट पेंट मतलब कि हमारा कुछ रेडियम का सैंपल, रेडियम इज मिक्स्ड विथ लुमिनियस पेंट्स। लुमिनियस पेंट्स, कैसे लुमिनियस पेंट्स, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया। सो रेडियम को मिक्स किया जाता है लुमिनियस पेंट जैसे कि जिंक सल्फाइड, और ये मिक्स करने से क्या होता है, वहां पर एक ग्लो होता है। सो द सब्सटेंस ग्लोज विदाउट एनी लाइट अप्लाइड। सब्सटेंस ग्लोज एट नाइट, ग्लोज एट नाइट मतलब ग्लोज नाइट या डार्क में भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे रेडियम का अगर देखना, डायल का वॉच होता है, कुछ कुछ ऐसा वॉच होता है कि रात में बिना किसी लाइट के भी दिखाई देता है, तो वो सबको क्या बोलते हैं, लुमिनेसेंस पेंट बोलते हैं। तो लुमिनेसेंस पेंट रेडियम अप्लाई करके किया जाता है किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड के ऊपर। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा और क्या यूज है रेडियो एक्टिविटी का? रेडियो एक्टिविटी का यूज है टेम्परेचर बैलेंस ऑफ अर्थ। हाँ,
हमारा अर्थ में जो कॉन्स्टेंटली अल्फा और बीटा डीके हो रहा है, अल्फा बीटा डीके हो रहा है, वहाँ से कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है बोलिए तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वहाँ से हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी बैलेंस हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर बैलेंस हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस हो रहा है। अगर बोले एक अल्फा डीके, अगर एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ, यूरेनियम का जो अल्फा डीके होता है वहाँ पर नियरली अबाउट 10⁹ जूल इतना एनर्जी रिलीज होता है। तो एक यूरेनियम से जब डीके होता है उतना एनर्जी डीके, मतलब एनर्जी डीके हो रहा है, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस है, अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस है वो भी किससे हो रहा है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस है वो भी अल्फा और बीटा सक्सेसिव डीके से हो रहा है। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो ये सब हम लोग देखे कुछ यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये भी आप लोग को जानना जरूरी था। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चल जाएंगे न्यूक्लियर फिजन में। पहले फिजन पढ़ेंगे फिर फ्यूजन पढ़ेंगे, बहुत ही इजी चीज़ है और आज ही हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अभी हेडिंग कीजिए न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन में एक लार्ज हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करके दो छोटा छोटा न्यूक्लिया बन जाएगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। मतलब बड़ा न्यूक्लिया है उसको, अभी तो थोड़ी देर पहले आप लोगों को पता है फिजन कब होता है, जब बड़ा न्यूक्लिया दो छोटा में टूट जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। व्हेन ए लार्ज हेवी न्यूक्लियाई splits into two smaller nuclei with the release of enormous amount of energy, मतलब बहुत एनर्जी रिलीज होता है, enormous amount of energy, it is called न्यूक्लियर फिजन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो क्या हो रहा है देखिए, एक बड़ा न्यूक्लियाई है, एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटा न्यूक्लियाई में टूट जाता है और इसके साथ एनर्जी रिलीज होता है। ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है, क्या बोलिए तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को अगर दूं, एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, यूरेनियम 236, ये क्रिप्टॉन बेरियम इसमें रिलीज होता है। यहाँ पर एक मिनट, इसका 114 होगा और एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, इसका यूरेनियम क्रिप्टॉन बेरियम नहीं, ठीक है, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, इसका क्रिप्टॉन बेरियम और यहाँ पर न्यूट्रॉन रिलीज होगा 1N0 प्लस एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, क्रिप्टॉन बेरियम और एनर्जी रिलीज होगा। तो ये वाला जो एग्जांपल है मैं आप लोग को बोला, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिलीज हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पर हमारा 86, यहाँ पर 144 बेरियम होगा। ये वाला होगा हमारा पूरा, जो हमारा मास नंबर चेंज होगा कुछ ऐसा होगा, 144 बेरियम और यहाँ पर 86 नहीं सॉरी, यहाँ पर 89 होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये वाला हमारा क्या होगा, यूरेनियम, ये वाला हमारा पूरा मैकेनिज्म है कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी एक चीज नोटिस कीजिए, मैं तब से आप लोगों को बोल रहा था यूरेनियम 235, लेकिन यहाँ पर मैंने यूरेनियम 236 लिख दिया, तो कुछ तो रीजन होगा। यूरेनियम 236 लिखा, कुछ तो रीजन होगा। हाँ, क्योंकि यूरेनियम 235 इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, बहुत ही स्टेबल होता है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करेगा। तो क्या होता है बोलिए तो, एक यूरेनियम अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, ये वाला यूरेनियम 235 है, ये स्टेबल रहता है। तो क्या होता है बोले तो, एक न्यूट्रॉन जाके 1N0 न्यूट्रॉन जाके हाई स्पीड में इस यूरेनियम को पहले हिट करता है। तो न्यूट्रॉन जाके जब यूरेनियम को हिट करेगा तो यूरेनियम क्या हो जाएगा बोलिए तो, एक्साइटेड होके यूरेनियम 236 हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। तो जब भी एक्साइटेड हो गया यूरेनियम 236, ये आपस में टूट जाता है। किसमें टूटेगा, एक क्रिप्टॉन में टूटेगा 89, एक बेरियम में 144 और क्या होगा बोलिए तो, और 3 न्यूट्रॉन छोड़ेगा, 3 न्यूट्रॉन, एक होगा 1N0, फिर 1N0, फिर और एक तो 1N0, 3 न्यूट्रॉन को छोड़ेगा और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ये जो न्यूट्रॉन है ये जाके और एक यूरेनियम को हिट करेगा, फिर और आगे बढ़ता रहेगा ये वाला प्रोसेस। अगर मैं इस प्रोसेस को अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो क्या हो रहा है, मैं छोटा करके तो लिख रहा हूँ,
ना ठीक है, इधर ही लिख रहा हूँ। न्यूक्लियर फिजन का बारे में क्या हो रहा है देखिए कि इधर मेरा क्या हुआ 1N0 प्लस मेरा यूरेनियम 235 पहले जाके हिट किया, फिर क्या बना यूरेनियम 236, ये वाला क्या बन गया अनस्टेबल बन गया। तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ 89 क्रिप्टॉन प्लस 144 बेरियम, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, मतलब एक फिजन से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। 31N0 प्लस क्या हुआ प्लस हमारा एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग क्यू बोल रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है। तो हमारा एनर्जी रिलीज हुआ। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक फिजन से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, फिर आगे जाके और 3 होगा, फिर आगे जाके और 3 होगा। तो ऐसे करके फिजन में होता रहता है। एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमारा टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है। अगर मैं आप लोग के क्वेश्चन करा फ्यूजन में, आप लोग समझ पाएंगे। समझ गए फिजन में क्या हो रहा है, एक हेवी न्यूक्लियस से 2 लाइटर न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। अगर मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोग अगर कराऊँ तो क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, ए हेवी न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास नंबर कितना बोला है 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 MeV splits into 2 न्यूक्लियाई Y and Z ऑफ मास नंबर कितना बोला है, पहले का मास नंबर बोला है कितना 110 एंड दूसरे का बोला है कितना 130 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और जो स्प्लिट हो रहा है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना बोला है 8.5 MeV ईच, दोनों का 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके बाइंडिंग एनर्जी है। तो बोला है कैलकुलेट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X, Y, Z एंड वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज, कितना एनर्जी हमारा रिलीज हुआ ये हमें चाहिए। एनर्जी रिलीज क्यू वैल्यू हमें मांगा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज। तो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन से आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिजन का। तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर बोला है एक हेवी न्यूक्लियाई एक्स है, ये जब भी स्प्लिट अप हो रहा है कितना बोला है इसका 240 बोला है। जब स्प्लिट अप हो रहा है किसमें स्प्लिट अप होगा, एक बोला है y जिसका कितना है हमारा y का बोला है 110 प्लस z जिसका कितना बोला है मास नंबर 130 प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये वाला हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ से मुझे निकालना है कि कितना इन लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर होगा। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है 7.6 MeV, इन लोग का बोला है 8.5 MeV और इसका भी बोला है 8.5 MeV। तो अगर मैं निकालूं टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो रहा है एक्स का, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स कितना होगा, देखिए एक न्यूक्लियन का कितना है 7.6 पर न्यूक्लियन बोला इतना, लेकिन कितना सारा न्यूक्लियन है इसमें 240 है, तो 7.6 इंटू 240 यहाँ पर एक तो होगा। अगर मैं निकालूं टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई, तो एक का कितना है 8.5, तो टोटल कितना होगा 110। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड, तो एक का कितना है 8.5, टोटल का कितना होगा 130। तो ये वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में मैं कर लेता हूँ, जल्दी होगा, आप लोग भी करिए अपना कॉपी में। सो ये वाला कितना होगा देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 7.6 पहला वाला 7.6 इंटू 240 कितना हो रहा है 1824। तो x का कितना आ गया 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। y का कितना होगा देख लीजिए, y का कितना बोला है 8.5 इंटू 110, तो ये कितना हो रहा है 935 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट में कितना होगा 8.5 इंटू 130 दैट इज 1105 1105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि हमारा तीनों का हमारा इंडिविजुअल टोटल बाइंडिंग एनर्जी हम लोग का निकल गया। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है क्यू फैक्टर निकालना, क्यू वैल्यू निकालना। तो इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू वैल्यू देख लीजिए क्या है। सो क्यू वैल्यू का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी हमारा कितना रिलीज हुआ। सो क्यू वैल्यू हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y प्लस जेड माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
x, इसको करने से हमारा हो जाएगा, यही हमारा अंक फॉर्मूला है। सो देखिए कितना है बाइंडिंग एनर्जी है y प्लस जेड, तो 1105 प्लस 935 माइनस कितना 1824, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। तो इसको ऐड करेंगे क्या होगा 5510 314 9110 2040 माइनस 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाला आ रहा है। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू वैल्यू कितना आ गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा अल्फा डीके में, सॉरी अल्फा डीके नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं लास्ट तक देख लेता हूँ। हाँ बहुत ही बढ़िया से आ रहा है। तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला लिख लिया आप लोग। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्यूजन से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यूजन में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह में आप लोग कैसे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ये वाला आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एनर्जी रिलीज्ड in fission of a single uranium 235 is 200 mega electron volt. What is the fission rate? What is the fission rate of uranium 235 fueled reactor operating at 5 watt पावर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक यूरेनियम 235 का जब फ्यूजन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर पूछा है एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका फ्यूल है यूरेनियम, उसका हमारा फ्यूजन रेट क्या होगा अगर टोटल पावर उसका है 5 वाट। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। टोटल पावर कितना दिया है, टोटल पावर में क्वेश्चन दिया है 5 वाट। टोटल पावर क्वेश्चन में दिया 5 वाट है। और हमारा क्या दिया है एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है फ्यूजन में, एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन कितना हो रहा है, एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन बोला है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है 200 इंटू 1.6, पहले 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है तो 200 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो। इसका मैं जूल में करना पड़ेगा क्योंकि ये वाट में है। वाट का मतलब ये क्या है 5, वाट का मतलब ये क्या 5 जूल पर सेकंड, ये वाला इसका मतलब पता है। तो 200 इंटू 10⁻6 इसको 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 इंटू 1.6 करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 1.6 कितना होता है 3.2। देखिए 2 तो 0 जाएगा तो 10⁻8 हो जा रहा है ये वाला, 10⁻8 माइनस 19 तो क्या होगा 10⁻11 हो जा रहा है ये वाला 10⁻11 क्योंकि 8 माइनस 9। तो इसको मैं ये भी कर सकता हूँ 32 इंटू 10⁻12 जूल्स मैं इसको बोल सकता हूँ। सो टोटल हमारा पावर वो है, एनर्जी रिलीज इतना हो रहा है। तो फ्यूजन रेट कैसे करेंगे, तो फ्यूजन रेट का मतलब है टोटल पावर कितना मुझे मिल रहा है डिवाइडेड बाय क्या, टोटल पावर डिवाइडेड बाय, बोलिए टोटल पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी रिलीज्ड। तो इसी से हम लोग फ्यूजन रेट मिलेगा हम लोगों को। तो टोटल पावर कितना है 5, नीचे होगा 32 इंटू 10⁻12। सो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 10⁻12 बाई 32। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50/32 इंटू 10⁻11 लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 इंटू 16 2 इंटू 25 और सॉल्व कर पाएंगे क्या किसी से 16 और 25। ठीक है मैं इसको अगर 4 से काटता हूँ 4 4 16 4 6 24 4 6 24 हो रहा है 1 4 2.42 8। ये वाला फिर से काटेंगे तो 4 1 4 4 1 4 हो रहा है, फिर कितना 12 वाला है 4 3 12, फिर 4 1 4, एक मिनट 4 1 4, उसके बाद 12 हो रहा है 4 3 12, एक मिनट 4 6 24 1 हाँ ठीक है। तो 1.31 हम लोग कह सकते हैं, नियर अबाउट 1.31 हम लोग कह सकते हैं। सो कितना होगा 1.31 इंटू
10⁻11, ये वाला क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हमारा सेकेंड हुआ, यहाँ पर हमारा सेकेंड हुआ। टोटल फ्यूजन रेट ये वाला हमारा इतना सेकेंड हुआ, ठीक है। तो ये वाला हमारा इतना सेकेंड हुआ, तो हमारा ये वाला एक्चुअली क्या हुआ, कितना हमारा टाइम लग रहा है, ये वाला 1 मिनट हम लोग यहाँ पर जो निकाले इतना सेकेंड निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, रेट हो गया, टोटल पावर बाई एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये वाला हमने दो न्यूमेरिकल्स देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन में ही आगे पढ़ेंगे चेन रिएक्शन कैसे होता है। तो उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि चेन रिएक्शन क्या है, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है। तो चलिए जल्दी से उसको देख लेते हैं। चलिए अभी थोड़ा हम लोग थ्योरी में वापस आते हैं। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट करके बोलता रहना। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, चेन रिएक्शन। व्हाट इज चेन रिएक्शन। तो अभी जब थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो फिजन का एग्जांपल बताया था उधर ही चेन रिएक्शन था। क्या चेन रिएक्शन, देखिए एक यूरेनियम 235, ये क्या स्टेबल है, एक न्यूट्रॉन जाके इसको हिट किया, जब भी न्यूट्रॉन जाके हिट किया ये 236 यूरेनियम बन गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकला, 1n0 1n0 1n0, और इसके साथ क्रिप्टॉन और बेरियम निकल रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम इस न्यूट्रॉन के ऊपर फोकस करेंगे। ये जो न्यूट्रॉन है ये जाके और एक यूरेनियम को हिट करेगा, और एक यूरेनियम को हिट करेगा 235 अगर मैं बोलूं, यहाँ से और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, 1n0 1n0 1n0। फिर ये न्यूट्रॉन जाके और एक यूरेनियम को हिट करेगा, तो वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, 1n0 1n0 1n0। फिर ये न्यूट्रॉन जाके और एक यूरेनियम को हिट करेगा, 235 यूरेनियम, फिर यहाँ से 1n0 1n0 और 1n0, वो जाके और एक को हिट करेगा, ऐसे करके 3 करके बढ़ता ही रहेगा। वो जाके और एक को हिट किया, ये जाके और एक को, ये जाके और एक को, ये जाके और एक को, तो ऐसा करके हिट करता ही रहेगा। यहाँ से इसको जाके हिट किया, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जाके हिट किया, फिर यहाँ से और 3 निकलेगा, यहाँ से और 3 निकलेगा, यहाँ से और 3, यहाँ से और 3, यहाँ से और 3, यहाँ से और 3 और 3 और 3 और 3, फिर 3 करके चलता रहेगा। एक सलमान खान का सिनेमा था ना, जय हो करके एक फिल्म था, वहां पर बोला था 3 लोगों का मदद करो, आगे जाकर और 3 लोगों का, आगे जाकर और 3 लोगों का, तो वैसे इधर हो रहा है 3 करके चलता रह रहा है, एक जीपी सीरीज में आगे बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ये जो होता है इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये वाला क्या होगा, अनकंट्रोल्ड। और यही क्या है बोलिए तो, यही है एटम बम का प्रिंसिपल। जो हिरोशिमा नागासाकी में रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर सर ने जो एटम बम बनाया था, उसका जो प्रिंसिपल था वो यही था, यही है प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। समझ पा रहे हैं ना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। और तो फिर बोलेंगे सर न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिजन होता है, तो वहाँ पर कैसे होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोले। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब है एक न्यूट्रॉन जाके हिट किया तो एक यूरेनियम को हिट किया, यहाँ से तो 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, लेकिन क्या किया जाता है पावर प्लांट में, ये 2 न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ इसी न्यूट्रॉन को आगे भेजा जाता है। समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ से फिर 3 निकलता है, 1n0 1n0 1n0, फिर ये दोनों को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर ये जाके एक को हिट करता है। समझ पा रहे हैं ना। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन को रिलीज करने नहीं दिया जाता है, 2 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, 2 न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन रिलीज किया जाता है। तो ऐसे कंट्रोल्ड मैनर में हमारा रिएक्शन चलता है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। समझ पाए, बहुत बढ़िया। सो दिस इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अभी हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पूरा समझ गए। अभी हम लोग आएंगे हमारे टॉपिक का लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या है, फ्यूजन है फ्यूजन का ठीक उल्टा। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था, एक बड़ा 2 छोटा में टूट जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन में फ्यूज मतलब 2 छोटा मिलके एक बड़ा बन रहा है। समझ पा रहे हैं। तो हम लोग उसी चीज को देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। सो अभी टॉपिक का हेडिंग कीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है,
दो छोटा न्यूक्लियाई कॉम्बाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई होता है। व्हेन टू स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई combines to form a large nuclei, it is called उसके साथ न्यूक्लियाई का एनर्जी भी रिलीज होगा, with release of energy it is called न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब क्या हो रहा है, देखिए दो स्मॉलर न्यूक्लियाई है, दोनों कॉम्बाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बन रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको बुलाया था न्यूक्लियर फ्यूजन। एक एग्जांपल अगर आप लोग को दूं, 2H1 दोनों हाइड्रोजन है, 2H1 दो कॉम्बाइन होकर क्या बन गया, एक हीलियम बन गया, 4He2 प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हैं ना, तो ये वाला है न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही रिएक्शन कहाँ होता है बोलते हैं, सन में। हमारा जो सन स्टार्स में जो रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम ही बन रहा है, वहाँ पर उसके साथ क्या होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अभी मैं आऊँगा उसमें, थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का ये वाला मैकेनिज्म है। सो मैं अगर इसका रिलेटेड भी अगर आप लोग का क्वेश्चन कराऊँ, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वाला जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके लिए भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ। बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 2H1 इस कितना बोला है, 1.1 MeV एंड 4He2 इज 7 MeV। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो बोला है फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन। तो ये जो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है इसमें एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, तो हम ऑलरेडी क्या देखे हैं कि यहाँ पर हमारा ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का कितना होगा, एक कितना टो है, न्यूक्लियन दो टो है, सो 2 इंटू 1.1 दैट इज 2.2 MeV। तो हमारा तो देखिए कितना हमारा बाइंडिंग एनर्जी है, दो टो है, 1H1 तो इसका भी 2.2 इसका भी 2.2। और हमारा हीलियम का कितना हो रहा है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कितना होगा 4He2। सो कितना टो है, टोटल 4 है, तो 4 इंटू कितना 7 दैट इज 28 MeV। तो एनर्जी रिलीज कितना होगा, एनर्जी रिलीज तो हम लोग क्या देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस 4He2 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2H1, लेकिन ये क्या होगा इंटू 2, क्यों 2 होगा, क्योंकि देखिए दो तो है ना, 1 दो तो है इसलिए 2 होगा। तो इसका कितना होगा 28 माइनस कितना होगा, इसका कितना 2.2 निकला, 2 इंटू 2.2 दैट इज 28 माइनस 4.4। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 28 माइनस 4.4, बोले कितना होगा, माइनस करेंगे तो 23.6 MeV, 23.6 MeV। समझ पा रहे हैं ना, यह है हमारा लॉजिक। 23.6 कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी रिलीज कितना हुआ, ये वाला जो बाइंडिंग एनर्जी हुआ यहाँ पर 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये वाला हमारा क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया। तो फ्यूजन समझ पा रहे कैसे हो रहा है। तो फ्यूजन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि फ्यूजन जान के रखिए, फ्यूजन से ज्यादा फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होता है, कि फ्यूजन रिलीजेस मोर एनर्जी। हमारा जो फ्यूजन है, फ्यूजन रिलीजेस मोर एनर्जी। जो जितना भी सन है, जितना भी स्टार्स है, इन सब में क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है बोलिए तो, इस सब में फ्यूजन टेक्स प्लेस करता है। हमारा जो सन है ना, जब हमारा लाइफ का शुरुआत हुआ उससे पहले भी सन में लाइट आता था। सनलाइट कैसे हो रहा है बोलिए तो, सनलाइट में दो हाइड्रोजन एक साथ कॉम्बाइन होकर हीलियम बन रहा है, तो उसके साथ जो एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है ना,
उस एनर्जी को ही हम लोग हीट एंड लाइट के फॉर्म में हमारे अर्थ में आता है। तो अब आप लोग का मन में क्वेश्चन है सर तो फिर एक समय तो ऐसा आएगा कि जितना हाइड्रोजन है सब कंबाइन होकर हीलियम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा समय आएगा कि जितना भी हाइड्रोजन है सन में सब एक साथ एक दिन ऐसा आएगा कंबाइन होकर हीलियम बन जाएगा। उसके बाद हमारा सन क्या हो जाएगा, एक डेड स्टार हो जाएगा। एक डेड स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं एक ड्वार्फ स्टार, इसको नेबुला बोलते हैं। हाँ एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन उतना दिन हमारा कोई अर्थ में लाइफ भी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद है, बहुत सालों बाद, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ऐसा होगा कि सन में जितना हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। हाँ एक ऐसा दिन आएगा, लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आप कोई भी उतना दिन जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। लाइफ भी अर्थ में शायद उतना दिन जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सालों, बहुत ही करोड़ों सालों का बात है। अभी उतना हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज जान के रखिए कि जितना भी सन स्टार्स है वो फ्यूजन करता है, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके, जैसे एटम बम था, एटम बम से भी एक हायर पावर का बम होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आज तक हाइड्रोजन बम कभी यूज नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही डेंजर है। हाइड्रोजन बम, एक हाइड्रोजन बम पूरा अर्थ को तबाह करने का पावर रखता है। हाँ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और फ्यूजन हमारा अर्थ में टेक प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। अभी देखा गया हमारे विदेश में, हमारे कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज में, कुछ रिसर्च लैब में ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके फ्यूजन किया गया था, लेकिन फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए अर्थ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा यूएसए में कहाँ करा गया था, जितना मुझे खबर आ रहा था एक बार, अभी उतना डिटेल्स में मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहीं पर हमारा अर्थ में किया गया था, लेकिन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके। नॉर्मली फ्यूजन अर्थ में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर लगता है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए, जो जो आपका जरूरत था एग्जाम के लिए वाला कंप्लीट हो चुका है। तो एटम्स एंड न्यूक्लियर यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। आज हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियर खत्म हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे हम लोग शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक नया टॉपिक है, पूरा एकदम नया चीज़ है जो हम लोग नए तरीके से नेक्स्ट दिन सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन सब चीज़ों को जितना सब हम लोग का हो उसको रिवाइज करते रहिए। कुछ भी डाउट आता है तो बुक उठाइए, मुझे मैसेज करके बोलिए सर ये वाला समझ नहीं आया। बहुत सारा लेक्चर कराया हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियर में। आई होप आप लोग इस क्लासेस से आप लोग का बहुत ही हेल्प हो रहा है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।